टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर महोबा से है। डिजिटल युग की सनक अब मासूम जिंदगियों पर भारी पड़ने लगी है। महोबा से एक ऐसी दिलचस्प और विचलित कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां महज मोबाइल ना मिलने से नाराज होकर कक्षा 7 की छात्रा ने मौत को गले लगा लिया। बड़ी बहन ने मोबाइल देने से मना किया तो 14 साल की प्राची ने कमरे के अंदर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। इस घटना ने न केवल एक परिवार को उजाड़ दिया है, बल्कि समाज के सामने भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। महोबा जिले के कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के पोला मोहल्ले में आज मातम पसरा है और चीख पुकार और अपनों को खोने का गम इस घर की दीवारों से टकरा रहा है। वजह जानकर हर कोई हैरान है। महज एक मोबाइल फोन के लिए तकरार ने 14 साल की मासूम प्राची को इस कदर आहत कर दिया कि उसने आत्मघाती कदम उठा लिया। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वो ऐसा करेगी। गुस्से में आकर प्राची ने खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया। काफी देर बाद जब अंदर से कोई आहट नहीं आई तो मां और परिजन को अनहोनी की आशंका हुई। मोहल्ले वालों की मदद से जब दरवाजा तोड़ा गया तो सबकी रूह कांप गई। सामने प्राची का शव फंदे से लटक कर मिला है। हो गया, क्या घटना हो गई? मेरे को मालूम नहीं। मैं 8 महीने से घर नहीं हूँ। ठीक है, मैं तो अचानक आ गया, नहीं तो मेरे को अभी 2 महीना 3 महीना और नहीं आना था। क्या पता चला जब आप आए? जब मेरे को घर आया तो मेरे को यही समझ में आया कि मोबाइल फोन दोनों बहनों की बातचीत होगी तो उसने नहीं दिया होगा। तो लड़का है छोटा सा, उसको उसने मार पीट के बाहर भगा दिया। उसने अपने आप जो कुछ ही किया हो, अब फांसी लगाई हो या जो कुछ भी किया हो, मेरे को क्या मालूम। क्या मोबाइल की मांग कर रही थी? अरे तो मांगा होगा ना, तो वो पढ़ रही होगी, बात 14 में पढ़ रही। अच्छा। बच्चों को पढ़ा था, उसको वो पेपर होंगे नहीं, उसने दिया होगा। बहन से बड़ी से। क्या नाम है बड़ी बहन का? काजल रात। खबर महोबा से, जहां किसानों का आक्रोश अब सड़कों पर दिखाई दे रहा। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने जैतपुर से कुलपहाड़ तक जोरदार किसान जागरण बाइक रैली निकाली है और किसानों का आरोप है कि चकबंदी विभाग और भूमाफियाओं के गठजोड़ के जिले की हजारों एकड़ सरकारी जमीन को ठिकाने लगा दिया गया है और साथ ही एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर किसानों ने अब सीधे मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। बुंदेलखंड के महोबा जनपद में किसानों ने अपनी जमीन और अधिकारों की रक्षा के लिए हुंकार भर दी है और भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष बलराम तिवारी के नेतृत्व में निकाली गई किसान जागरण बाइक रैली जब कुलपहाड़ तहसील पहुंची तो वहां का नजारा देखते ही बनता था। किसानों ने न केवल अपनी मांगों को लेकर पंचायत की है, बल्कि चकबंदी विभाग और व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल भी खोलकर रख दी है। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में किसानों ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं और आरोप है कि कुलपहाड़ नगर पंचायत और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भू माफियाओं और अधिकारों की सांठगांठ से चलते 2000 एकड़ सरकारी जमीन की लूट भी की गई है और साथ ही नक्शे की आकृतियों में गड़बड़ी और साथ ही किसानों के कुओं में पेड़ों पर साथ ही बैरिकेडिंग को दर्ज न करने जैसे दर्जनों मामले सामने आए हैं। हैरानी की बात यह है कि कई वाद न्यायालयों में लंबित होने के बावजूद नियम विरुद्ध तरीके से धारा 52/1 का नोटिफिकेशन करवा दिया गया है। जिलाध्यक्ष स्वामी प्रसाद राजपूत और साथ ही अन्य नेताओं ने चेतावनी दी है, यदि इस ज्वलंत समस्या का शीघ्र समाधान नहीं हुआ, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो यह आंदोलन और भी उग्र हो जाएगा। बाइक रैली थी हमारी बेलाताल से थुरट, अमनपुरा, पचारा, भोजपुरा, दादरी, घटेरा, भरवारा होते हुए सोंगरा यहाँ पर समापन की। क्या उद्देश्य था रैली का? रैली का ये उद्देश्य था, तिवारी जी ने बता दिया मंडल हमारे। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों? मांग यही है हमारी, मतलब किसानों की समस्याएं सुनी जा रही, कोई बीमा नहीं आ रहा किसानों का। अब इतने भ्रष्टाचार बचो, इस साल की चकबंदी में भ्रष्टाचार हो रहा है। चकबंदी की बड़ी समस्या है कुलपहाड़ में, उसको लेकर आप क्या देखते हैं? कैसे देखते हैं उसको? अरे कई बार हम कई बंदा से अधिकारी भी सस्पेंड हो गए, लेकिन अधिकारी इतने भ्रष्ट है भी मान नहीं रहे बात। क्या मांग है आप लोगों की आगे? यदि सुधार होना चाहिए, यदि नहीं सुधार हो तो हम लोग धरना देंगे। ये आज का जो कार्यक्रम है, ये मंडल के चारों जनपदों में हम लोग किसान जागरण बाइक यात्रा निकाल रहे हैं। उसी कड़ी पर कल हम लोग बांदा में कार्यक्रम को किया था, आज कुलपहाड़ से महोबा जनपद में है, कल हमीरपुर में होगा। तो क्योंकि किसान बचाओ, बुंदेलखंड बचाओ,
जल बचाओ, पहाड़ बचाओ, नदी बचाओ और गौ रक्षा को लेकर के हम एक आंदोलन छेड़ रहे हैं और बुंदेलखंड के किसानों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का और किसानों को जगाने का एक बीड़ा उठाया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि आप गांव-गांव तक जब तक हम लोग जगाने का काम नहीं करेंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। आप लोगों को बता दें कि चकबंदी विभाग में इस कुल पहाड़ में इतना व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और यहाँ की समस्या को लेकर के किसानों का मैं धन्यवाद देता हूँ कि लखनऊ की धरती तक पहुँचे और वहाँ पर अपनी बात को रखा, मगर जांचें जितनी भी आई हैं अभी ज्यों की त्यों पड़ी हैं। कम से कम सैकड़ों जांचें आई, सैकड़ों बार जांचें आई। अभी हमने कमिश्नर महोदय, आयुक्त महोदय बांदा से हम लोगों ने निवेदन करके एक जांच टीम बनवाई है जिसमें अपर आयुक्त भगवान शरण जी की अध्यक्षता में और यहाँ के भी एक अधिकारी हैं और बांदा के 3 अधिकारी हैं, एडीएम नमाम गंगे और डिप्टी कलेक्टर शशिभूषण मिश्रा जी। तो इनकी कमेटी बन करके एक जांच होगी इस कुल पहाड़ की और उसमें निश्चित तौर पर जो अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है उसको उजागर करके किन मांगों को लेकर आपने आज ज्ञापन दिया? आज हम लोगों के जल बचाओ, जमीन बचाओ और किसान बचाओ को जो यात्रा है इसी के बिंदु को लेकर के हम लोगों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम साहब को दिया। कहाँ से कहाँ तक आपकी यात्रा थी? आज हम लोगों ने बेलाताल से होते हुए और ये पूरा ग्राउंड लेते हुए भड़वाड़ा से होते हुए कुल पहाड़ तक आने का काम किया है। अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आगे क्या करेंगे आप लोग? मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि बुंदेलखंड की लड़ाई को पूरा उत्तर प्रदेश लड़ेगा और लखनऊ के यहाँ की आवाज़ को विधानसभा के गेट तक पहुँचाने का हम लोग काम करेंगे। खबर उन्नाव से है जहां झाड़ियों में सिर कटा शव मिलने से मामला संगीन हो गया और साथ ही एसएचओ पूर्वा की पुलिस टीम ने आरोपी हत्यारे को किया है गिरफ्तार। पुलिस ने 70 वर्षीय आरोपी लाखन सिंह को सर्विलांस टीम की सहायता से किया गिरफ्तार। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और साथ ही बसूला को किया है बरामद। शराब के नशे में धुत थे दोनों लोग। नशे में हुई लड़ाई के दौरान आरोपी ने घटना को दिया था अंजाम। 7 फरवरी को हत्या की घटना का दिया था अंजाम आरोपी ने और साथ ही पुलिस ने आरोपी को तुसरौर कोआड़ीगढ़ मार्ग से गिरफ्तार किया है। पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के असेहरू गांव का मामला। बदायूं के दातागंज कस्बे के काशीराम कॉलोनी में एक दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 11 वर्षीय किशोरी और साथ ही महबीज की मौत हो गई। आपको बता दें वह खेत में बकरी चराने गई थी तभी इंजन के पट्टे से लिपटकर उसकी मौत हो गई है। इस घटना में परिवार में कोहराम मच गया है। आपको बता दें मामला क्या है। मृतक किशोरी महबीज उम्र 11 वर्षीय पुत्र अब्दुल रशीद निवासी काशीराम कॉलोनी कस्बा दातागंज की रहने वाली थी। वो खेत में बकरी चराने गई थी तभी यह हादसा हुआ है। परिजनों में कोहराम मच गया। बच्ची की मौत से परिजनों का कोहराम मच गया और साथ ही वे इस हादसे से बेहद दुखी बताए जा रहे हैं। प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई है। इस मामले में प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। इंजन के पट्टे की जांच की जानी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। कहाँ रहते हो? अच्छा, क्या हुआ आपकी लड़की को? घास लेने गई थी बकरी के लिए, तो मैं चल जाता खेतों में, पानी पीने गई, उसे पट्टे में लिपट गई अचानक में। खबर सोनभद्र से है जहां सड़क दुर्घटना में अधिवक्ता की मौत और परिजनों में हत्या का बताया जा रहा आरोप। आपको बता दें तहसील के ओर जाने के दौरान हुए सड़क दुर्घटना में सुनियोजित हत्या की साजिश परिजनों ने इसे करार दिया है। परिजनों ने कहा घटना को अंजाम देने वाला ट्रक 3 दिन से घटनास्थल से 200 मीटर दूर एक धर्म कांटे के पास खड़ा था और घटना के बाद ड्राइवर फरार हो गया। सबूत के तौर पर एसपी को मृतक के भाई ने सौंपा है 2.54 ऑडियो क्लिप और साथ ही मामले की गहन जांच की जा रही है। एफआईआर दर्ज करने के बावजूद आरोपी अभी तक फरार और लगातार उसे धमकी दी जा रही है। क्लिप में लालगंज निवासी देव पांडे द्वारा फोन पर मृतक अधिवक्ता राजेश यादव को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक को निगरानी में गहन जांच के आदेश भी दिए हैं। क्या नाम है आपका? अमरजीत यादव नाम है। अमरजीत, आज आप लोग आए हैं एसपी कार्यालय, क्या है?
पकड़ यही है सर कि 8 दिसंबर 2025 को घटना हुई थी। हमारे भैया राजेश यादव अधिवक्ता थे, वो घर से निकले जा रहे थे तहसील की तरफ, उन्हें किसी ट्रक की वजह से टक्कर मार दिया गया, एक्सीडेंट हो गया उनकी। एक्सीडेंट हो गई थी? जी, डेथ हो गई थी? उनकी डेथ हो गई वहीं मौके पर। अच्छा, तो इसमें फिर क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? उसमें सर FIR दर्ज हुई अभियुक्तों के खिलाफ। अभियुक्त अभी तक फरार चल रहे हैं, घूम रहे हैं, लगातार धमकियां भी मिल रही हैं। उसमें प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और ये लगातार रैकिंग करके ही घटना की गई है हमारे भैया के। 3 दिन से वहाँ पे ट्रक खड़ी थी, 3 दिन ट्रक खड़ी थी वहाँ पे। 200 मीटर वहाँ से चल के आई है, धर्मकांटे से 200 मीटर चल के आई वहाँ पे और घटना की है। घटना करने के बाद वहाँ से ड्राइवर को लेके फरार हो गए लोग, मौके से भगा। तो कैसे आप ये कह सकते हैं कि रेकी करके उनकी हत्या की गई है? सर इसमें पूरी तरीके से साजिश के तहत, प्लान के तहत हुई है। इसमें ऑडियो भी है जो हमारे पास अभी तक भैया के फोन से मिला है। इस तरह का ऑडियो है आपके पास? वो ऑडियो है सर, किसी ने पहले से ही अगवा किया है, बताया है हमारे भैया को, आगाह किया जी, कि आपके साथ ऐसी ऐसी साजिश चल रही है, घटना हो सकती है, आप सावधान हो जाइए। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग हमारे पास है, उसका रिकॉर्डिंग है हमारे पास सर। अभी हम आपको देते हैं, रिकॉर्डिंग आपको दिखा रहे हैं, अब इसको देखिए। अभी आप SP साहब से मिले हैं, क्या आपको आश्वासन मिला है SP साहब ने? SP साहब से आश्वासन यही मिला है कि सर बोले हैं कि जो भी इसमें दोषी होगा उसको, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, इसकी जांच निष्पक्ष की जाएगी। ये भी तो आप किसको मानते हैं, कौन दोषी है? सर इसमें दोषी मंगलपाल और अन्य उनके साथी हैं। क्यों मंगलपाल क्यों दोषी? सर उनसे पुरानी रंजिश थी, दुश्मनी, उसी कारण उन्होंने पहले भी धमकियां दी थी कि तुम्हें जान से मार देंगे, तुम ढेर दिन चल नहीं पाओगे। ये सारी सर साजिश उन्हीं के खिलाफ है और वही ये सब करवाए हैं, किए हैं। खबर सोनभद्र से है, जहां सोनभद्र में कुछ जीवनदायिनी नदियां और उनका अस्तित्व बस कुछ ही सालों में खत्म होने की कगार पर है। जो नदियां क्षेत्र की पहचान कही जाती हैं, जिस नदी का पौराणिक महत्व भी है, बस आगे आगे वाली पीढ़ी इस नदियों की धारा की कहानी सिर्फ किताबों में ही पढ़ती नजर आएंगे। जी हां, आपने सही सुना। ओबरा तापीय बिजली परियोजना से निकलने वाली राख का निर्धारण सीधे तौर पर नदियों में कराकर नदियों का अस्तित्व खत्म करने की हिमाकत पर परियोजना प्रबंधक पाप को अपने सर मरने का कार्य कर रहे हैं। जबकि नदियों में सीधे राख की घोल वाली पानी ना जाए, इसके लिए करोड़ों रुपए की लागत से ऐश डैम का निर्माण तापीय परियोजना से निकलने वाली राख को व्यवस्थित ढंग से ठिकाने लगाने के लिए बनाया गया है। इसके बावजूद परियोजना से प्रतिदिन लाखों टन मात्रा में निकल रही राख छोटे बड़े पाइप और साथ ही नालों के जरिए सीधे तौर पर रेणुका नदी में निस्तारित की जा रही है। ओबरा परियोजना की राख का एक हिस्सा सीधे रेणुका नदी और साथ ही शेष राख ऐश डैम से होकर नाले के जरिए सीधे रेणुका नदी में गिराए जाने को लेकर जिम्मेदार आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। और साथ ही हालांकि दमन के खेल के आगे स्थानीय लोगों की आवाज को हमेशा दबाने का काम तापीय परियोजना के अधिकारी करते आए हैं। मैं इस समय उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के ओबरा नगर रेणुका नदी के तट पे हूँ, जहां आपको दिखा दे कि जीवनदायिनी कहे जाने वाली रेणुका नदी जो इस समय डस्ट से एस डैम के राख से निकलने वाली दूषित पानी पूरी तरह नदी को प्रवाहित कर रही है, जिससे आए दिन यहाँ जीव जंतु, जलीय जीव जंतु काफ़ी सारी उनको दिक्कतें हो रही हैं, बीमारियां हो रही हैं। यहाँ के नदी तट पे रहने वाले मत्स्य विभाग के लोग, जो यहाँ निषाद लोग हैं, जो वो भी प्रभावित हो रहे हैं, वो भी बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं। आपको बता दें कि यह कई बार NGT को भी संज्ञान में लिया गया, मगर कोई अधिकारी इस पे संज्ञान नहीं ले रहा है। कब तक दूषित जलधारा को या किया जाएगा, देखने वाली बात है। सरकार संज्ञान लेती है कि नहीं लेती है, इसी तरह लोग नदी का जल दूषित होगा। कैमरामैन के साथ कामेश्वर विश्वकर्मा, सोनभद्र।
खबर प्रतापगढ़ से है, जहां डीएम शिव सहाय अवस्थी ने सदर तहसील का निरीक्षण किया है। पत्रावलियों में अनियमितता मिलने पर तहसीलदार से हुए नाराज। परिसर व शौचालय में गंदगी देखने पर जिम्मेदारों को फटकारा है और साथ ही एसडीएम सदर नैन्सी सिंह को 1 हफ्ते में कमियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं। न्यायिक प्रक्रिया में समयबद्धता एवं निष्पक्षता बनाए रखने का भी दायित्व दिया है, डीएम ने कहा। खबर बहराइच से है, जहां पर जिले के पयागपुर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें, मोहनपुर माफी निवासी कृष्णा कुमार पर अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया है। हमले की बर्बरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि युवक के सिर में लोहे की टेगारी घुस गई है, जो अस्पताल पहुंचने पर फंसी रही थी। और साथ ही घायल कृष्ण कुमार ने बताया है कि वह अपने चाचा मूलक राम के बेटे अभिषेक की शादी में शामिल होने गया था। कार्यक्रम से लौटते समय उस पर हमला किया गया है। पीड़ित के अनुसार घटना से कुछ देर पहले उसने अपने ही गाँव के पूरन वर्मा से हाथ मिलाया था और कुछ ही देर बाद राजेंद्र चौहान वहां से गुजरा है। और साथ ही कृष्णा का आरोप है कि राजेंद्र चौहान से उसकी पुरानी रंजिश चली आ रही थी। गंभीर रूप से घायल युवक को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। जस्ट फ्यू मिनट्स लेकर राजेंद्र चौहान से मिले हैं और समथिंग 2 मिनट्स आफ्टर मुझे लगा ऐसा कि करना कृष्णा। कहाँ के रहने वाले हो? मोहनपुर माफी थाना पयागपुर। किसने मारा है तुम्हें? ये तो मुझे पता नहीं है, हाँ। बट ये मैटर होने से पहले मैंने हैंड चेक किया है। एक अपने गांव का आदमी है जिसका पूरन वर्मा नाम है, उससे मैंने हैंड चेक किया है। जस्ट फ्यू मिनट्स लेकर राजेंद्र चौहान से मिले हैं और समथिंग 2 मिनट्स आफ्टर मुझे लगा ऐसा कि करंट लगने में गिर गया। किसी से कोई दुश्मनी? जी ऐसा तो है कि चाहे राजेंद्र चौहान से था। हाँ। किसी काम से गए थे आप? किसी काम से गए थे? शादी प्रोग्राम था। कहाँ शादी प्रोग्राम था? मोलक राम चाचा के यहाँ, मेरे छोटे भाई अभिषेक कुमार। खबर गाजीपुर से है, जहां किन्नर समाज को अपने ही समाज के किन्नर से खतरा है। किन्नरों ने एसपी से लगाई है सुरक्षा की गुहार। किन्नर समाज के प्रतिनिधि मंडल ने एसपी से मिलकर जान माल की सुरक्षा की मांग की है। किन्नर समाज के अध्यक्ष चांदनी किन्नर ने बिट्टू पर हत्या के आरोप और साथ ही दहशत फैलाने का लगाया है लिखित आरोप। और साथ ही माधुरी व काजल किन्नर ने कहा, गुंडों के साथ मिलकर समाज और क्षेत्र को डरा रहा है बिट्टू किन्नर। और साथ ही किन्नरों ने थाना नंदगंज पुलिस से सख्त कार्रवाई कर सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात की है। गाजीपुर जनपद में किन्नर समाज के भीतर आपसी मतभेद और साथ ही खूनी संघर्ष हो चुका है। और साथ ही गंगा किन्नर को गोली मारने का भी आरोपी बिट्टू किन्नर एक बार फिर सुर्खियों में है। किन्नर समाज के प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर जान माल की सुरक्षा की मांग की है। और साथ ही किन्नर समाज के अध्यक्ष चांदनी किन्नर के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में बिट्टू किन्नर नामक एक शातिर अपराधी, जो पूर्व में गंगा किन्नर की हत्या के मामले में आरोपित है और वर्तमान में फरार चल रहा है और कथित रूप से असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर लोगों को डरा धमका रहा है। इसने न सिर्फ मारने की धमकी दी जा रही है और साथ ही लोगों को प्रताड़ित भी कर रहा है। भविष्य में कोई अप्रिय घटना ना हो सकती है। और साथ ही प्रतिनिधि मंडल में शामिल माधुरी किन्नर और काजल किन्नर ने भी आरोप लगाया है कि उक्त व्यक्ति गुंडों के साथ मिलकर क्षेत्र में दहशत फैला रहा है, जिससे समाज की छवि खराब हो रही है। अपना नाम बता दीजिए। आज आप लोग एसपी साहब से मिले हैं, क्या मामला है? इसलिए मिले हैं एसपी साहब से कि हमारे पहले गंगा किन्नर का मर्डर हुआ था
मर्डर हुआ था साल भर पहले, नवंबर में मर्डर हुआ था। फिर बिट्टू किन्नर ने मर्डर करवाया। जितने गुंडे बदमाश लेके आए दिन फिर साल भर के बाद आ गया। गुंडे बदमाश लेके मारने के लिए, हत्या करने के लिए ये आए दिन धमकियां कर दे रहा है। तो हमारे प्रशासन से यही उम्मीद कि हाँ ये प्रशासन अपना उसको छानबीन करे, उसको अच्छे से उसको देखे और पकड़ो। हाँ, उसको बंद करे। ये हमारे किन्नर लोग, जितने गाजीपुर किन्नर लोग को परेशान है, सबको सता रहा है, यहाँ दिन ऐसे कर रहा। तो हमारा कब हत्या हो जाएगा हमें ये भी नहीं मालूम। तो हमारे प्रशासन से यही मालूम है, प्रशासन से कि हमारा कार्रवाई कीजिए, इंसाफ कीजिए। कुछ दिन पहले अभी एसपी साहब से बात हुई तो क्या उन्होंने कहा है? हाँ, एसपी साहब ने आश्वासन हमें दिए, बोले आपका काम हो जाएगा। और उन एसपी साहब पर हमें विश्वास है और जितने हमारे प्रशासन है उनसे हमारा विश्वास है। और मैं आदरणीय मोदी जी से कहना चाहती हूँ, माननीय योगी जी से कहना चाहती हूँ, और हमारे आदरणीय अमित शाह गृह मंत्री जो है उनसे कहना चाहती हूँ कि ऐसे ऐसे गुंडे मवाबियों जो है, जो किन्नरों की आड़ में जो किन्नरों को बदनाम कर रहे हैं, उनसे हम साफ सुथरा छविदार जो किन्नर है वो बदनाम हो रहे हैं। गाजीपुर के रेलवे स्टेशन पर आज सुबह उस वक्त धमाका हो गया जब ट्रेन आने वाली थी और ट्रेन के यात्रियों के लिए टेम्पो और ई रिक्शा चालक रेलवे स्टेशन गेट के पास अपने अपने वाहन लेकर पहुंच गए और अपने अपने वाहनों की सफाई में लगे हुए थे। इसी दौरान एक ई रिक्शा चालक सफाई करने के बाद खड़ा हुआ था और जैसे ही उसने अपना एक पैर आगे बढ़ाया तभी एक धमाका हुआ और साथ ही वहां पूरा धुआं हो गया। लोगों को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ है और जब धुआं खत्म हुआ तब उस ई रिक्शा चालक के पैरों में गंभीर चोट पहुंच गई थी। इसके बाद आनन फानन में उसके साथ ही मेडिकल कॉलेज उसे स्थित जिला अस्पताल लेकर पहुंचे हैं, जहां पर डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया है। वहीं इस धमाके की जानकारी होने पर जीआरपी के साथ ही यूपी पुलिस भी जिला अस्पताल पहुंची और पूरे मामले की जानकारी के लिए बाद जब रेलवे स्टेशन पहुंचकर वहां पर जांच की तो पता चला कि कुछ अराजक तत्वों ने वहां पर पटाखा फेंका हुआ था और इस पटाखे के ऊपर रिक्शा चालक का पैर पड़ गया था। मैं आपका नूर इस्लाम। क्या अभी आप हॉस्पिटल में आए हैं, क्या हुआ था आपके साथ? सुबह पूरी घटना बता दें। सुबह हम गाड़ी पहुंच रहे थे, पीछे से जो है धमाका हुआ है, पूरा धुआं हो गया था। कहाँ पर हुआ है? गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन जो लिफ्ट के सामने। क्या करने गए थे आप? हम गाड़ी पहुंच रहे थे, अपनी गाड़ी लिए थे, वही गाड़ी पहुंच रहे थे। ये धमाका किस चीज से हुआ, क्या लग रहा आपको? अब तो हम आँख से देखे नहीं है क्या, मतलब पीछे हम खाली बैक इस तरह गाड़ी पहुंच के पीछे हुए हैं तब तक धमाका हो गया है, पूरा धुआं हो गया था। प्लेटफार्म के पास? नहीं, लिफ्ट के पास। लिफ्ट के पास हुआ? जी, लिफ्ट के इधर जो जहाँ जो गाड़ी वाड़ी खड़ी हो रही वहाँ पे। तो आपको देखने के लिए कोई अधिकारी लोग आए थे? यहाँ पे हॉस्पिटल में आए, हॉस्पिटल में आए, वहाँ पे नहीं। यहाँ पर क्या बताएं? आए हैं, पूछ जाँच करके गए। आपको क्या नाम है आपका? जमशेद। कहाँ का रहने वाले हैं? रानी कॉलोनी रोजा गाजीपुर। जमशेद जी, आपके साथी के जो है आज हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या बताएंगे क्या हुआ इनके साथ? इनके साथ हम लोग गाड़ी चलाते तो हमारा बड़े भाई है, गाड़ी चला रहे थे, वो गए थे, गाड़ी स्टेशन पे पहुंच रहे थे, एक बैग अंधेरा था, पैर रखे थे, वो बम बोला, पता नहीं क्या चीज था, ये सब हमको नहीं पता। अब 2 मिनट एकदम अंधेरा हो गया था। जब अंधेरा 2 मिनट के बाद गिर गए थे और जब हम लोग देखे तो पैर में उसको कपड़ा बांध के तुरंत हम लोग हॉस्पिटल लेकर के आए हैं, जाँच करवाए हैं। तो क्या लगता है कैसे किस चीज से हुआ होगा? अब हम सामने देखे नहीं, तब किसे हम बताएं। ये हम जान रहे हैं कुछ था, पैर उसका पड़ा है, उसीलिए बम बोला था और 2 मिनट एकदम धुआं हो गया। तो उसके जो धमाका हुआ उसके ऊपर पैर पड़ा था? जी, स्टेशन के पास। क्या कोई ट्रेन उन भी आने वाली थी या क्या था? जी, बांद्रा आने वाली थी। ऑटो तो हम लोग चलाते हैं, बांद्रा आने वाली थी, सवारी के चक्कर में हम लोग थे। बांद्रा आएगी, सवारी हम लोग लेकर के जाएंगे। ऐसे में कोई अधिकारी भी आए कि नहीं? जी, अधिकारी लोग आए थे, चले गए थे। क्या बताया लोग? अब क्या बताए, अब हम तो उधर थे बगल में, जैसे कागज वगज बनवा रहे थे। अब हमारा भाई वही था, अभी हम नहीं सुने, बाकी आए थे 10-12 लोग गए। स्टेशन पर एक धमाके का मामला है जिसमें एक व्यक्ति घायल भी है, किस तरह का मामला और क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, आज सुबह थाना कोतवाली को ये सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन के बाहर सड़क पर एक पटाखे का विस्फोट हुआ है जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिस पर तत्काल ही फील्ड यूनिट और थाना कोतवाली की पुलिस वहां पे पहुंची। जो घायल व्यक्ति था वो एक ई रिक्शा चालक था, उसको तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया
अभी तक की जो प्रारंभिक जांच हुई है उसमें कुछ वहां पे 3-4 सुतली बम मिले हैं और संभवतः उसी एक सुतली बम के ऊपर प्रेशर से पाव पड़ने की वजह से वो विस्फोट हुआ था। अभी जो लोकल फील्ड यूनिट है उसके द्वारा जांच वहां पे की जा रही है तथा बनारस से भी एक्सपर्ट टीम को हम लोगों ने बुलाया है, वो भी वहां मौके की जांच करेगी। कानपुर स्टेशन रेलवे स्टेशन और पर तैनात आरपीएफ और साथ ही जीआरपी की संयुक्त टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। बच्चा चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले छात्र अभियुक्त को गिरफ्तार कर बच्चे को सकुशल बरामद कर बच्चे की मां को सुपुर्द किया गया। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर गठित जीआरपी आरपीएफ की संयुक्त टीम के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए छात्र अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया। बच्चे के सुरक्षित मिलने पर उसकी मां भावुक हो गई है और मौके पर मौजूद आरपीएफ और जीआरपी पुलिस टीम का आभार जताया गया है। स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत ये कार्रवाई सराहनीय मानी जा रही है और मामले में आगे की विधिक कार्रवाई भी जारी है। क्या बाइट देगी? अरे वो पढ़ाई जा रही है, कॉलेज लगेगी तो पढ़ाई जा रही है। अरे आराम से। क्या नाम है आपका? चंदा। आपकी बच्ची कैसे लापता हुई थी और पुलिस ने किस तरीके से बरामद किया, इससे आप प्रसन्न हैं? सर 7 नंबर में सो गया था सर। कैसे? इनमें से आए स्टेशन से आए सर, गाड़ी को तुरंत 7 नंबर में सो गए स्टेशन में सर। अच्छा, पुलिस ने जिस तरीके से इतनी जल्दी बरामद किया आपकी बच्ची को दिया, तो आप क्या कहना चाहती हैं? धन्यवाद सर। धन्यवाद। खुशी है आपको? हाँ खुशी है सर। किस तरह से बच्ची को बरामद किया, कितनी लगी? बीती रात 9:15 बजे करीब एक महिला चंदा पांडे उन्होंने बताया कि मेरे 2 बच्चों के साथ एफओबी ओवरब्रिज के ऊपर सोई हुई थी, मेरी बच्ची गायब है। ये सूचना उसने तुरंत हमारे थाने में दी है। उसके बाद हमारे इंस्पेक्टर साहब ने तुरंत आरपीएफ से कॉन्टेक्ट किया और जितनी प्लेटफार्म टूटी थी सबको अलर्ट किया। उसके बाद कैमरे जो हमारे सीसी कैमरे लगे हुए उनमें उसको वाच करते हुए एक आदमी बच्ची को गोद में लिया था, वो दिखाई दे रहा है। उसमें उसकी खोजबीन की गई। आरपीएफ के द्वारा हमारे द्वारा टीम गठित करके तत्काल चारों तरफ सर्च किया गया तो हैरतगंज की तरफ जाने वाले रास्ते में वो एक जगह बैठा हुआ मिला। सर कौन से प्लेटफॉर्म नंबर की घटना है? एफओबी पुल के ऊपर की घटना है। ये दिल्ली एंड में लगी थी, कैसे बच्चे को बरामद किया गया? ये हमारी 4 टीम लगी थी जिसमें SI को जीआरपी और जो है तुरंत उसकी हाईलाइट टिकट चेकिंग की गई। प्लेटफार्म वीडियो सतर्क किया गया, जो भी चढ़ने उतरने वाले हैं उनको नजर रखा जाए और वो सीसी कैमरे बात होने के बाद एफओबी से उतरता हुआ बच्चे उतरने में लगा के पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। तो उसी के आधार पर हमने आसपास जो पड़ोसी जनपद पुलिस स्टेशन है उनका संपर्क किया। उसके बाद जो है ये हैरतगंज वाले रास्ते में एक जगह बच्ची के साथ बैठा हुआ था। सर ये जो पकड़े गए अपहरण करता, क्या इनका कोई नेटवर्क है या इनका कोई गैंग ऐसा कि बच्चों के स्टेशन पर अपहरण करते ले जाते हैं? इसके संबंध में पंजीकृत किया गया है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। ये रहने वाला जालौर का है और इसका नाम है राजू दीवर, परागी दीवर। ये जालौर का बच्चा था वो कानपुर कैसे आया था? क्या कहीं इनको कहीं जाना था ट्रेन पकड़? अभी ये तो जांच में भी आएगा, जा रहा था, लेकिन ये वहाँ बच्ची को उठा के नीचे पुलिस उतरता हुआ सर कैमरे में बच्ची को ले जाने की मानसिकता क्या थी? अब उधर से पूछने से तो अभी नहीं पता चला। ये भीख मांगने का उद्देश्य या जो है उसके अपने जीवन अर्जित करने के लिए किया हुआ, और बाकी भी सच और हो रही है। पहले भी कोई बच्चे उठा चुका है? अभी ऐसी बात पर खास अभी प्रथम जिससे जानकारी में आया कि अपराधी ठीक है थाने पर नहीं है। पूरे देश में पर्यावरण के असंतुलित होने के चलते लगातार कई तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। एक तरफ जहां लोगों को कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, तो लगातार पेड़ कटने की वजह से भीषण गर्मी और बारिश की कमी भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। अब इन्हीं सबको ध्यान में रखकर गाजीपुर जनपद में सरकारी विभाग और साथ ही हरियाली लाने की योजना
अनिवार्य कर दी गई है, यानी कि जिन विभागों में होगी और साथ ही वहां पर पेड़ लगाने पड़ेंगे। और साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए प्रभारी मंत्री ने बताया कि सरकार की योजना जन जन तक पहुंचे, यही हमारा उद्देश्य है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजना धरातल तक कहां तक पहुंचे, आम जन को सरकारी योजनाओं की जानकारी कितनी हो पा रही है, इसके लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं और योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है या नहीं, क्या पेंशन जो अपात्र हैं उनको जानकारी मिल पा रही है। और साथ ही आज उन्होंने गाजीपुर जनपद में घोषित किया है कि अब सरकारी दफ्तरों में पेड़ या फिर गमलों में छोटे पौधे अवश्य लगाए जाए ताकि पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सके। क्या विशेष रहा? जिले के विकास की समीक्षा ली गई। जो सरकार की योजनाएं हैं जन जन तक पहुंच रहा है क्या? हर विभाग के समीक्षा के बाद जो माननीय मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षाएं हैं, धरातल पर विकास का काम पहुंचे, जनता को सरकारी की योजनाओं की जानकारी मिल रही है क्या, उसके लिए कहीं निर्देश दिया गया है, पूछताछ किया गया है, कहीं इनको चेतावनी दिया गया है और जन जन तक की सारे विषय पहुँच जाए। एक विषय यह था जो सरकार की तरफ से लाभार्थी समाज कल्याण की तरफ से उनको अगर किन्हीं प्रकार से लाभ नहीं मिला, जैसे एग्जाम्पल प्रधानमंत्री आवास या वृद्धा पेंशन, तो नहीं मिलने वाले का जो अपात्र हुए उनको बारे में जानकारी हो रहा है क्या? क्योंकि बीच में जानकारी न होने से बेचारे गुमराह रहते हैं कि हमें क्यों नहीं मिला। ये जानकारी अब आगे से उनको दिया जाएगा। सभी सरकारी दफ्तर में पेड़ या छोटे पौधे यह अनिवार्य हो, हमने कहा है कि सब में लगाया जाए। जहाँ जगह है वहाँ बड़े पेड़ लग जाए। अगर छोटी ऑफिस तब भी आपके गमले का जगह तो गमले में भी पौधे रखे जाएं पर्यावरण सपोर्ट करने के लिए। जितने सरकार के दफ्तर हैं सब में सोलर लाइट की व्यवस्था की जाए, सूची बनाकर किया जाए। सीवर के लिए पानी के लिए जो सड़कें खोदी गई हैं, खोदने के बाद नियम है कि 200 मीटर काटना फिर बनाना फिर खुदाई करना। इसके लिए भी पूरा कहा दिया निर्देश कि सभी की रिपोर्ट बनावे कि खुदाई के बाद बन रहा है क्या, नहीं बना जिम्मेदार कौन था और जो जिम्मेदार था उनके खिलाफ डीएम कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी इसके क्या विशेष रहा? जिले के विकास की समीक्षा ली गई। जो सरकार की योजनाएं हैं जन जन तक पहुंच रहा है क्या, हर विभाग के उनके खिलाफ डीएम कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी इसके खबर बहराइच से है, जहां घर में घुसकर विवाहिता महिला के ऊपर हमलावरों ने किया हमला और साथ ही घर में अकेली महिला पाकर हमलावरों ने हमला किया है। बिना किसी विवाद के दबंगई के चलते दबंगों ने घटना को अंजाम दिया। बहराइच के दरगाह शरीफ थाना क्षेत्र के बख्शीपुरा चटाई मोहल्ले इलाके का मामला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कलीम। कलीम भाई, क्या घटना हुई है आपके यहाँ? घटना कुछ नहीं, हम लोग नमाज़ पढ़ने गए थे और लड़के सब अपने मजदूरी चले गए और जो अब हमारी पतो बैठी रहा, कुछ बेचारा चल रहा है, तो गाली देते हुए निकले इधर से उधर, रोड ले गया देता सबर की तरह। आज बहुत खुलेआम गाली कहा गाली कौन देता था? बस उसके बाद मारने लगे सब। शब्बीर पहुँचे, उठा पटक दिए, जो हो तो मतलब जो उसका पैर पकड़ के खींच लिए, भिटिए मारे, नफनों मारे। किन चीज़ों से हमला किया गया? हाथ से मारे, नहीं मतलब हाथ से मारे और मतलब जो है तो हम तो यहाँ रहते थे नहीं। और ये लड़की क्या नाम है तुम्हारा? नूरबानू। क्या हुआ था? हमने अंदर थे, मेरी भाभी ने बैठे थे यहाँ पे और यहाँ से आया था, वो मारने लगी। कौन लोग मारे? शब्बीर मारे। शब्बीर के दुल्हन, शब्बीर का लड़का था। किस बात को लेकर हुआ था विवाद? कोई बात नहीं थी यहाँ पे।
तुम्हारा? हमारा नाम गुलजार है, मोहल्ला चटई, मोहल्ला बक्सीपुरा चटई मोहल्ला। हम लोग 4-5 भाई हैं, सबको ठेला लगा रहा हम, और एक नहीं जो रास्ता गली निकला तो उससे छेड़खानी करत हैं। और का नाम है पूरी बक्सीपुरे में लोग भी हैं, पूछ लीजिए हम लोग। आज आपके यहाँ किस बात को लेकर विवाद हुआ है? आज कोई बात ना रहा, आप अपने मतलब की बिन गलती से लड़ाई झगड़ा छेड़ी ने और निजाज मारी ने 6-7 जने मिलके। किसको मारे? ये मेरी बहन का, ये मेरी फिरदौस है, ये भी मेरी बहन है, वो मेरे भाभी हैं। समझो कहाँ पर चोट आई? चोट पूरी सर पे आई है, और जो का नाम है शब्बीर मारी ने दांत काटी ने, उनके मतलब उनके शरीर में जहर भी फैल गया है, गिरेबान भी पकड़ी। क्या नाम है तुम्हारा? नूरुन्निसा। क्या हुआ, चोट कैसे लगी तुम्हें? खींच के ले जाए मारी ना सब। किसने मारा? शब्बीर, जूही, राजिया, मैसर, तौफीक। कोई पुरानी दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं। तो किस लिए मारा फिर? गाड़ी दिया सब में पूछ लगा। खबर बहराइच से, जहां जिले के बौंडी थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मां ने अपने 3 माह की मासूम बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी है। हत्या के बाद महिला ने खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि उसकी जान बचा ली गई। आपको बता दें कि मृतक बच्चे के पिता सलमान ने बताया है कि उनका विवाह शाहीन बानो के साथ हुआ था। वो नमाज पढ़कर घर लौटे, तब सब कुछ सामान्य था। रात करीब 2:40 पर शाहीन ने उन्हें जगाया, और जब सलमान ने देखा तो उनके 3 माह के बेटे अदनान की सांसें थम चुकी थी, और आरोप है कि शाहीन ने बच्चों का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया है। बेटी की मौत से स्तब्ध सलमान जब अपनी मां को जानकारी देने बाहर गए, तभी शाहीन ने खुद को कमरे में बंद कर और फांसी लगाने का प्रयास किया है। सलमान और अन्य परिजनों ने दरवाजा तोड़कर उसे किसी तरह बचाया है, और बताया गया कि घटना के पीछे मायके जाने को लेकर विवाद हुआ था। मुख्य कारण हो सकता है यही। और सलमान हाल ही में मुंबई से लौटे थे और शाहीन तत्काल अपने मायके जाना चाहती थी। क्या नाम है आपका? शान मोहम्मद। कहाँ रहते? सिपहिया उल्लास थाना बॉन्डे। आज आप यहाँ मर्चरी में आए हुए हैं, बच्चे को लिए हुए हैं रोड में, क्या मामला है, क्या हुआ, क्या घटना हुई? ये कल रात की बात है। इसे रात को मैं नमाज पढ़ के आया, तभी तक तो ठीक था, 9 बजे के आसपास। फिर हम लोग सो गए, बच्चा मेरी वाइफ के पास था। फिर हम लोग मैं सो गया, अब वो जागती रही, बाद में भी जागती रही, ऐसा नहीं। फिर मेरे एक्चुअली हुआ क्या, पॉइंट क्या? फिर 2:40 से 45 मिनट के आसपास उसने मेरे को उठाया, एक बार आवाज दिया, फिर मैं उठ गया। बोला बच्चे लेके वो बैठी थी हाथ में, ठीक। मैं उठा, मैं बोला क्या हुआ, मैं बच्चा लेके बाहर गया, बाहर दिखाने गया अपनी माँ को। फिर वो बोले एक्सपायर हो गया। फिर मेरी वाइफ अपने आप यहाँ बाहर थी, फिर वहाँ गई फंदा लगाने, रस्सी अपने गले में, वहाँ घर में बंद करके फिर रस्सी बांध के फंदा लगा रही थी। फिर उसको पकड़ के लाए बाहर, फिर मैं थोड़ा हटा, फिर चली गई लगाने, 2 बार गई। फिर मैंने गेट को तोड़ा, गाँव परिवार वाले ने गेट तोड़ा, फिर उसको बाहर निकाल के बाहर पकड़ के बिठाया। इस बच्चे को कैसे, क्या हुआ, क्या नाम था इसका, कितने दिन का? इसका अदनान नाम था, 3 महीने का। अदनान 3 महीने का। 3 महीने का? 3 महीने का बच्चा। तो कैसे क्या हो गया था इसको? इसका गला दबा के माँ, इसकी माँ ने। किसने गला दबाया? इसकी माँ ने। किस वजह से ऐसा किया उसने, कुछ पता चला आपको? पता तो नहीं चला। कल उसको मेरी सास आई थी इसको लेने, अपनी बेटी को। फिर मैं बोला मैं 15 तारीख को मुंबई से आया, मैं बोला मैं जब 2-4 दिन में जाऊंगा फिर आपके घर पे छोड़ के चला जाऊंगा। फिर वो लोग नहीं माने, बोले लेके जाऊंगा, तो मैं बोला मैं नहीं भेजूंगा, मैं जब जाऊंगा तब खुद भेज दूंगा, तुम्हारे घर पे छोड़ के चला जाऊंगा। इतनी सी बात हुई। आपकी पत्नी का क्या नाम? रूही, शाहीन बानो। शाहीन बानो? हाँ। उम्र कितनी है? उम्र 26-27। सास का क्या नाम है? राबिया बेगम। थाना उनका थाना कौन सा था? हरदी। हरदी। हाँ।
गाँव कहाँ है उनका? आलाथुरो, बिरसापुर। खबर शाहजहांपुर से है, जहां शाहजहांपुर में दुनिया की सबसे अनोखी वहां पर जूते मार होली खेली जाती है। यह होली दिन भैंसों गाड़ी पर लौट रहे साहब को बैठाकर, आपको बता दें, जूते मारे जाते हैं और पूरे शहर में घुमाया जाता है, जिससे जमकर हुड़दंग होता है। होली से करीब 10 दिन पहले ही शाहजहांपुर की 60 से ज्यादा मस्जिदों पर और मज़ारों को तिरपाल से पूरी तरह से ढक दिया जाता है, ताकि कोई मस्जिद पर रंग ना डाल सके और माहौल को खराब ना कर सके। और इसके लिए मस्जिदों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी कर दी जाती है। और साथ ही दरअसल शाहजहांपुर में जूते मार होली खेली जाती है और लगभग 7 किलोमीटर लंबा एक जुलूस भी निकाला जाता है। जुलूस में भैंसा गाड़ी पर लाट साहब को बैठाया जाता है, उसको जूतों और झाड़ू से पीटने और साथ ही पूरे शहर में घुमाने की रस्म है। इस जुलूस में हजारों की संख्या में लोग होते हैं और साथ ही माहौल ना बिगड़े, जिसको लेकर प्रशासन मस्जिदों और मज़ारों पर तिरपाल से उन्हें ढक देते हैं, ताकि उन पर कोई भी रंग ना पड़ सके, माहौल खराब ना हो सके। और साथ ही हालांकि मुस्लिम समुदाय के लोग जिला प्रशासन के इस कदम का समर्थन नहीं करते हैं। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि अगर मस्जिदों पर बड़ी तादाद में फोर्स लगाया जा रहा है तो फिर मस्जिद क्यों ढकी जाती है, और साथ ही उनके धार्मिक स्थल पर भी कोई क्यों रंग डालेगा। साथ ही में उनका ये भी कहना है कि रमजान का पाक महीना चल रहा है, जिसके चलते लोग मस्जिदों में इबादत करने के लिए आते हैं। वहीं उनका ये भी कहना है कि जिला प्रशासन मुसलमानों की आवाज को लगातार दबाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, जो मस्जिद और मज़ारों को और जो भी दरगाहों को ढका जा रहा है, वो भी कुछ साल से ही इसकी प्रथा चालू हुई है। जिन लोगों ने मस्जिदों पर रंग डाला या जूता या कुछ भी उछाला था, उनका पर प्रशासन ने कार्रवाई न करके बल्कि उनको ढकने का काम शुरू कर दिया। तो ऐसे तो अपराध को बढ़ावा मिल गया और दिन पर दिन ये प्रथा जो है बढ़ती जा रही है। शहर की पहले 10 मस्जिदें बंद होती थी, ढकी जाती थी, अब कम से कम 50-60 मस्जिदें ढकी जा रही हैं। इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं और हम हिंदू भाइयों से भी अपील करते हैं कि वो इसमें आगे आकर हिस्सा लें और इस सबको ख़त्म करवाएं। रमज़ान का महीना चल रहा है, 15 दिन अभी होली के थे, 20 तारीख से ही मस्जिदों को ढक दिया गया। इसमें कोई प्रशासन अपना सख्त रवैया ही नहीं अपना रहा है, ना ही पब्लिक की तरफ से कोई ऐसा स्टेप निकल के आ रहा है कि इस सबको रोका जाए। जबकि शहर हमारा आपसी सौहार्द की मिसाल है, आपसी भाईचारे की मिसाल है, लेकिन उसके बाद भी कोई, हम हिंदू भाइयों से अपने अपील करते हैं कि वो इसमें निकल कर आएँ और इस प्रथा को ख़त्म कराएं। शाहजहांपुर शहर में लगभग 8 जुलूस निकलते हैं, जिसमें 2 बड़े जुलूस हैं, एक बड़े लाट साहब का और एक छोटे लाट साहब का। और बड़े लाट साहब के जुलूस लगभग 7.5 किलोमीटर है और छोटे लाट साहब का जुलूस 2 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा ही है। और इन दोनों इलाकों में 60 से ज़्यादा धार्मिक स्थल हैं, जिनमें मंदिर, मस्जिद और मजार भी हैं कुछ। पूरे एरिया में बैरिकेटिंग, धार्मिक स्थलों को उस समय पर ढकने का काम और इन सारी तरह की व्यवस्थाएं जो है की गई हैं। 3 टेंडर दे करके नगर निगम ये काम करा रहा है और ये सारा काम जो है 28 फरवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। बिल्कुल निगरानी रहेगी और फिक्स कैमरे भी लगाए जा रहे हैं जगह जगह छतों पे, उनसे निगरानी रहेगी। इसके अलावा साथ में कैमरे चलेंगे, जो अफसर हमारे हैं उन सारे ऑफिसर्स के पास कैमरे होंगे, तो कंप्लीट कैमरे से निगरानी तो रहेगी। और कोई भी असामाजिक तत्व इस टाइप का कोई व्यक्ति जो कुछ भी इसमें खुराफात करने की कोशिश करेगा तो उससे पुलिस और प्रशासन बहुत सख्ती। खबर सीतापुर से है, जहां यात्रियों से भरा ऑटो रिक्शा पलटा है और साथ ही 9 लोग घायल हो गए हैं। एक की हालत गंभीर बताई जा रही। बाइक व ऑटो रिक्शा में हुई टक्कर, घायलों को सरकारी अस्पताल में कराया गया भर्ती। जनपद के लहरपुर कोतवाली क्षेत्र ग्राम पोंगलीपुर के निकट का पूरा मामला बताया जा रहा है। शाहजहांपुर में कानून व्यवस्था एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। उस पर आरोप है कि शहर में थाना सदर बाजार क्षेत्र में निगोही रोड स्थित एक प्रसिद्ध ठेके के सामने रोजाना खुलेआम जुआ खेला जा रहा है। बड़ी बात यह है कि कथित तौर पर पुलिस की जानकारी में होने के बावजूद भी सूत्रों के मुताबिक निगोही रोड पर शाम ढलते ही जुआरियों का जमावड़ा लग जाता है। बताया जा रहा है कि यहाँ मोटी रकम के दाव लगाए जाते हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कई हिस्ट्री शीटर और शातिर किस्म के जुआरी भी यहाँ आते हैं। आने वाले त्योहारों को देखते हुए भीड़ और बढ़ने लगी है। ऐसे में इलाके में किसी भी अप्रिय घटना की आशंका
से इनकार नहीं किया जा सकता। सूत्रों का कहना है संबंधित थाना पुलिस को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। सवाल ये है कि अगर खुलेआम जुआ संचालित हो रहा है तो जिम्मेदार विभाग की नजर इससे कैसे चूक रही है? क्या त्योहारों से पहले ऐसे अवैध अड्डों पर कार्रवाई होगी या नहीं? यूपी सरकार के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता कर वर्ष 2026-27 के बजट को ऐतिहासिक और जन समर्पित बताया है। उन्होंने कहा कि अब तक का सबसे बड़ा बजट जो किसानों और युवाओं के हित में तैयार किया गया है। मंत्री ने बताया है कि 25 करोड़ से अधिक की योजनाएं जनहित में संचालित की जा रही है और साथ ही 9 वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है और प्रेस वार्ता में जनप्रतिनिधियों में जिले के अधिकारी भी मौजूद रहे। $12,000 करोड़ से ऊपर का बजट है और मैं मानता हूँ कि प्रदेश में किसान हो, प्रदेश की मातृशक्ति हो, प्रदेश में नौजवान है, प्रदेश में श्रमिक बल है जो हमारा, ये बजट उनको समर्पित बजट है। इस बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है और इसी के साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज, रोजगार के अवसर के सृजन करना और ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज की बहुत बड़ी मांग है उसका भी एक डेटा सेंटर क्रिएट करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी नई योजनाओं को हम लेकर आए हैं। तो ये बजट संपूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की विकास को गति देगा और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो उत्तर प्रदेश की हम लोग बनाना चाहते हैं उसके लिए एक महत्वपूर्ण कदम और एक मील का पत्थर भी साबित होगा। मथुरा के बरसाने में मंगलवार को राधा रानी और साथ ही लाडली जी मंदिर में लड्डू मार होली खेली गई। महंतों ने मंदिर की छत पर बनी सफेद छतरी में लड्डू लुटाए हैं, वहीं भक्तों ने लड्डू लूटकर प्रसाद के रूप खाया और साथ ही इससे पहले होली के गीत गाए गए। फिर भक्तों ने अबीर गुलाल उड़ाकर जश्न मनाया है। महिलाओं और बच्चों ने डांस किया। लड्डू मार होली देखने के लिए, खेलने के लिए 10 लाख श्रद्धालु बरसाना पहुंचे हैं। लड्डू मार होली के लिए बरसाना, वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन और नंदगांव में करीब 100 कुंटल लड्डू तैयार किए गए थे। शगुन के लड्डू लाडली जी मंदिर की रसोई में बनाए गए और रंग के लिए टेसू के फूल का इस्तेमाल किया गया। खबर अलीगढ़ से, जहां प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट गभाना में अध्यापकों ने कवरेज के दौरान पत्रकारों से की अभद्रता। विद्यालय की कमी छुपाने के लिए वीडियो डिलीट करने का बनाया है दबाव। जनपद अलीगढ़ ब्लॉक चंडौस के गभाना में प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट में एक में स्कूल में शौचालय की गंदगी के ढेर, वही दिव्यांग शौचालय में ताला लगा हुआ था और लाइब्रेरी में बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था भी नहीं थी। वही प्राथमिक विद्यालय में बच्चे इधर उधर घूमते मिले हैं। बच्चों को सही खाना नहीं मिल पा रहा। मिड डे मील की व्यवस्था अच्छी नहीं है। प्राथमिक विद्यालय में नीम के पुराने पेड़ों को भी
प्रधानाध्यापक व नव निर्माण अधिकारी विजय कुमार द्वारा बिना परमिशन बेच दिया गया। वहीं वह प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय में बीम भी टेढ़ा रहा और साथ ही प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट गभाना में अध्यापकों ने कवरेज के दौरान पत्रकारों से अभद्रता की है और मोबाइल में स्कूल की वीडियो डिलीट करने का दबाव भी बनाया है। बड़ी बात यह रही कि सरकारी स्कूल के गेट का ताला लगाकर वहीं मीडिया टीम को बंधक बना लिया गया। करते हैं सर राजमिस्त्री का क्या मामला हुआ आपके साथ? सर मैंने जो है गभाना जो है काम किया था जो है नंबर 1 स्कूल पे जो है आपके दोता साहब जो पीसीआर भवन बनाए थे वहाँ पे, और सब एक जो है वो और साहब वो एसीआर भवन जो है, 2 एसीआर भवन बने सब वहाँ पे और एक पीसीआर भवन बना था जो है, और सब जो है बाउंड्री वाल पे था प्लास्टर किया था मैंने जो है, और सब एक जो है शौचालय बनी जो है विकलांग और जो है वैसी जो है बालक बालिका वाली जो है। तो क्या समस्या आ रही है वहाँ? समस्या क्या है सब जो है इन्होंने वो पेमेंट जो है सब चीज़ का ना दे के नहीं पूरा एक जगह है 3,64,000 रुपये मेरे पास आया था, 5 लाख से ऊपर साहब मेरा पेमेंट बैठा, तो मेरा शेष साहब जो है 2,08,000 से जो शेष बाकी रह रहा जो है। अब मैंने साहब जो शिकायत करी जो वहाँ पे तहसील दिवस में साहब, अब उसमें साहब जो है मेरे थे मतलब एक माज साहब हैं दूसरे, तो उनके द्वारा साहब जो मैंने दस्तखत कर दिए उनकी। क्या नाम है उनका? जी नाम क्या है किनका? हाँ उमेश कुमार शर्मा जी से जो है द्वारा जो है साहब जो उनके मतलब वो बोले 5-6 में तेरे पैसे मिल जाएंगे। हाँ 5-6 फरवरी को जो पैसे मिल जाएंगे जो है तुम्हारे जो है, तो मैंने साहब दस्तखत कर दिए। मैंने कल कोई बात ना आवे, मैं भी साहब सरकारी काम करता हूँ जो है, तो मैंने की जो है कोई किसी के ऊपर बात ना आए जो है। अब आपका कितना पैसा बकाया है? 2,08,000 रुपये बाकी रह रहे साहब जो है, और उन्होंने दस्तखत ले लिए मुझसे कि जो उनका और हमारा समझौता हो गया, उन्होंने दे दिया साहब मेरे खिलाफ जो मतलब जो है वो लिख के नहीं। क्या समझौता हुआ था आपका उनका? नहीं मेरा कोई और उनका समझौता नहीं हुआ था, माज साहब के द्वारा हुआ था मेरा। तो माज साहब के द्वारा क्या हुआ आपका? उमेश माज साहब के द्वारा मतलब जो है इनके गाँव में जो है 5-6 फरवरी का मतलब वो हुआ था। ये कहाँ का मामला है? ये सब जो गवाना नंबर 1 का स्कूल का पैसा कंपोजिट नंबर 1 स्कूल। तो अब आपकी समस्या समाधान नहीं हुआ इसका? नहीं साहब। तो आप चाहते क्या हैं? साहब मेरा तो पैसा मिल जाए बस यही चाहता हूँ जो है। तो किस पे है पैसा आपका? वो विजय माज साहब हैं साहब वहाँ के जो है वो है निर्माण जो प्रभारी के साहब जो है। तो ये कहाँ है विजय माज साहब? विजय माज साहब अब ट्रांसफर हो गया, पहले खेमैया साहब जो है अब तो यहाँ आ गए किनुआ जी साहब। तो उन पर कितना पैसा बकाया है आपका? 2,08,000 रुपये बाकी रह रहे साहब ना आज तक जो उन्होंने हिसाब लिया मुझसे ना आज तक हिसाब बनाया मेरा 1 साल से। तो बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है डॉक्टर राकेश सिंह, आपने इनकी शिकायत की है? सर जिले पे तो मैं नहीं मतलब पहुँच पाया था, जो मैं यहाँ गया था साहब छोटे साहब के पास जो है चंडोज, तो वो कह रहे कि जो तुम्हारा सावधान मतलब करवाएंगे नहीं, साहब के पास ले चलेंगे साहब जो है वहाँ अलीगढ़ जो है BSO भी सब। तो अब क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? अब सब जो है यही है मेरे तो साहब जो पैसा मिल जाए लेबर के जो मैंने अपना जो उधार लेके नहीं दिया है जो है, तो मैं साहब जो है बैंक से भी लोन ले रखा था मैंने जो है, मेरा वो भी पूरा ना हुआ था। तो आपका कितना बजट है उनके पास? मेरा साहब जो 2,08,000 रुपये शेष बाकी रह रहे हैं। तो आपका पैसा देने के लिए वो क्या कहते हैं? कहने के लिए क्या कहते हैं साहब जो बात ना गया अभी हमें भिजवा दो क्या कचू कर लो मेरे संग जो है, मतलब मैं पैसा ना दे रहा। हाँ सस्पेंड करा दे या कचू करा दे। तो जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? सर मैं तो सर से जो है सबसे जो है यही रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि मेरा मतलब जो लगाया था वहाँ जो है जो शेष बाकी है मेरा वो मिल जाए मेरे को बस। आपका नाम क्या है? जी माई चंद नाम है सर। ठेका कितने का उठा था आपका? मैंने साहब जो है 1 लाख वो 180 रुपये वर्ग फीट के हिसाब से लिया था। तो कितना पैसा लगा आपका? मेरा साहब जो है वहाँ में 5,68,000 1,70,000 तो मैंने घर से ही लगाया साहब जो वो तो मेरा पैसा मिला ही ना है, जो लेबर का साहब जो वो तो पूरा मतलब वो है ही जो है। तो आपका पूरा पैसा कितना लगा है स्कूल में? पूरा पैसा था 5 लाख से ऊपर है, 3,64,000 दिया उन्होंने जो पूरे पैसा में। तो आपका जो पूरा पेमेंट बना है वो कितना बना है? 5,68 बोले जो। हाँ 5,68। तो क्या चाहते हैं आप? अब ये सब मतलब मेरा जो शेष बाकी है वो अपना मिल जाए मेरे को, मेरा कोई मतलब ना है। अगर नहीं मिलता है तो कहाँ जाएंगे आप? तो अब शिकायत ही हुई साहब जो है, जब शिकायत चल रही है तो। कौन सी जगह का मामला है ये साहब जो है यहाँ का गवाना नंबर 1 स्कूल का कंपोजिट विद्यालय। उमेश कुमार शर्मा। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है विजय मास्टर जी ने ये बोला था कि महेश का पेमेंट मास्टर साहब मेरे पे आप आ रही है और इसके मुझे साइन करा दो महेश के, तो मैं सस्पेंड होने से बच जाऊँगा, निलंबित होने से बच जाऊँगा।
और आपको 5-6 फरवरी में पैसे दे दूंगा, आप मई से दे देना। तो अब क्या समस्या आ रही है? समस्या ये उन्होंने पैसे दिए नहीं बेचारे गरीब आदमी के। तो कितना पैसा है इनका बकाया? इनका पैसा है 2,08,000। तो क्या कहते हैं? चाहे मुझे फांसी चढ़ा दो, चाहे मुझे निलंबित होना पड़े, चाहे मुझे जेल जाना पड़े, मैं पैसे नहीं दूंगा। तो जो BSA साहब हैं अलीगढ़ में, बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, इस मामले को शिकायत की है उनसे लेकर? नहीं की। अब ये करेंगे शिकायत में। ABS खंड शिक्षा अधिकारी साहब ने ये बोला है BO ने कि महेश जी और उमेश जी आप मेरे साथ चलना और BS ऑफिस में साहब के सामने इस समस्या का समाधान कराया जाएगा। क्या नाम है उनका जिस अधिकारी से आप मिले हैं? वो क्या नाम है ABS का? मैं नाम चंडोस वाली सब नाम बोल रहा हूँ। ऐसा सुनील कुमार जी हैं, शर्मा जी। जी, तो आप चाहते क्या हैं आप? इनका पेमेंट करवा दो सर, पेमेंट होना चाहिए, गरीब आदमी। तो कितना पेमेंट है इनका? इनका 2,08,000 शेष है। कौन से स्कूल का है? ये गवाना नंबर 1 कंपोजिट विद्यालय। तो जो आप जो प्रधानाचार्य बता रहे हैं हमारे विजय कुमार जी, आप उनसे मिले हैं? हाँ मिले हैं। तो क्या कहते हैं वो? मैं नहीं दूंगा पैसे, चाहे मुझे जेल जाना पड़े, चाहे मुझे निलंबित होना पड़े। तो पैसा गवर्नमेंट से आया था? हाँ जी। तो फिर वो इतना पैसा कहाँ बचा गए? ये अपने मकान बना लिया उन्होंने दूसरी मंजिल अलीगढ़ में। तो वहाँ पैसा गया है? हाँ वहाँ पैसा गया। तो कितने लाख का गबन किया उन्होंने? कम से कम इतना तो गबन करो 10 लाख का। 10 लाख रुपए का गबन किया है। हाँ। तो जो ये जो पीड़ित हैं, अब आप चाहते क्या हैं? बोलो। हमें तो पेमेंट मिल जाए सर, हम तो यही चाहते हैं बस। तो अगर पैसा नहीं मिलता तो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, उनसे मिलेंगे आप? जी सर, वो छोटे साहब कह के गए साहब, जो उनसे मतलब जो ले जाएंगे वो साहब ABS साहब। ABS साहब। आइए। कहाँ बच्चे आपके? कहाँ कराए? इस समय नहीं है स्कूल का? नहीं सर, वो छोटे बच्चे हैं, वो रोते हैं इसलिए। कितने छोटे बच्चे हैं? छोटे नहीं, जो यहाँ जो प्रधानाचार्य जो इंचार्ज हैं इस समय वो बता रही हैं कि यहाँ बच्चे भी नहीं आते हैं पढ़ने के लिए। कौन बोल रहा है सर? बच्चे तो आते हैं। इस समय बच्चे कहाँ पर हैं? बुला के लाते मैडम, आप ऐसे गलत मत कीजिए। नहीं, अब बच्चे हैं कहाँ पर हैं? अब तो आते मैडम सर जी। कहाँ चले गए? सारे बच्चे चले गए, एक आदमी नहीं मैम, वो छोटे बच्चे रोते हैं तो उनको छोड़ ही आते हैं। बच्चे कितने बच्चे यहाँ पर फिलहाल इस टाइम 28 बच्चे हैं सर। तो 28 में से 28 ही रोते हैं? नहीं सर, छोटे ऐसे डेली नहीं आते हैं, वो कभी साथ भी आते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ पर हैं आप इस समय? आपका आंगनवाड़ी केंद्र, आप कौन है, इंचार्ज हैं या कौन है? नहीं सर, अभी आंगनवाड़ी आप ये जो आप जो इंचार्ज आप हैं या ये हैं? वो सर अभी वो बने, हम तो नई आंगनवाड़ी है सर अभी। हाँ, यहाँ पर पहले कौन थी यहाँ? और है वो वहाँ है अपने घर। ये तो रिटायर है, रिटायर हो चुकी है। इस समय इंचार्ज कौन है यहाँ? वो है 2 और है अभी सर। कौन है? और 2 का नाम है? हाँ, डॉली और मंजू। इस समय जो यहाँ इंचार्ज हैं वो कौन है? आप कौन है? आपका पद क्या है यहाँ? आंगनवाड़ी का ही सर। आपका? तो जो डॉली है जो बता रही हैं वो कौन है? वो भी आंगनवाड़ी। एक ही स्कूल में? हाँ, पुरानी है मैडम सर जी, वो पुरानी आंगनवाड़ी है। तो जो इंचार्ज है जिसके पास जो पद है वो कौन है यहाँ? ऊपर तो कोई है, मंजू और डॉली सर। खबर अलीगढ़ से है, जहां दलितों की बारात का ठाकुरों ने पथराव करते हुए किया है हमला। बारात में जातिगत गाने को लेकर हुआ था विवाद। दबंगों ने हाथों में लाठी डंडे लेकर डीजे सहित कई गाड़ियों को तोड़फोड़ करी और साथ ही मारपीट की घटना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। छोरा जाटव का ले जाएगा गाना बजाने को लेकर हुआ था विवाद। लड़की पक्ष की ओर से झगड़े की आशंका को देखते हुए बारात आने से पूर्व दी गई थी तहरीर। स्थानीय पुलिस की निष्क्रियता के चलते बारात चढ़ने के दौरान हुआ था विवाद। घटना की सूचना मिलने पर कई थानों पर पुलिस फोर्स व अधिकारी मौके पर तैनात। पुलिस की मौजूदगी में बारात को अपने स्थान तक पहुंचा दिया गया। आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा। पूरा मामला जवा इलाके का बताया जा रहा, जहां पर आपको बता दें कि दबंगों ने हाथों में लाठी डंडे लेकर डीजे सहित कई गाड़ियों की तोड़फोड़, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। दलितों की बारात पर ठाकुरों ने पथराव करते हुए हमला किया था। आज दिनांक 24 फरवरी को थाना जमा में देर शाम ग्राम सुनैना से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक बारात में एक गाने को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय पुलिस द्वारा जो है सूचना को अटेंड किया गया और मौके पर शांति स्थापित की गई और स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। वर्तमान में किसी भी व्यक्ति को कोई चोट या हानि पहुंचने की बात प्रकाश में नहीं आई है। बारात को अपने गंतव्य तक सकुशल पहुंचा दिया गया है। मौके पर शांति है।
जब प्रकरण की जांच की गई तो प्रथम दृष्टया ये बात सामने आई कि जो एक व्यक्ति द्वारा बारात में ही एक व्यक्ति द्वारा मोबाइल से डीजे पर जातिगत उत्तेजना उजागर करने के उद्देश्य से एक गाना बजा दिया गया था और इसीलिए जो स्थानीय लोग जो वहाँ पर मौजूद थे उनका इस बात का विरोध किया गया। परंतु वहाँ पर जैसे ही यह सूचना प्राप्त हुई वहाँ पे स्थानीय पुलिस मौके पर पहुँची, सभी को समझा बुझाकर बारात को अपने गंतव्य तक सकुशल पहुँचा दिया गया। इस प्रकरण में यह अवगत कराना है कि जिसने भी इस प्रकार के शांति व्यवस्था भंग करने के उद्देश्य से या सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से ये जो कृत्य किया गया है उसको चिन्हित किया जाएगा और उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति। आज दिनांक 24 फरवरी को थाना जमा में देर शाम ग्राम सुनैना से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक बारात में एक गाने को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय पुलिस द्वारा जो है सूचना को अटेंड किया गया और मौके पर शांति स्थापित की गई और स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। वर्तमान में किसी भी व्यक्ति को कोई चोट या हानि पहुंचने की बात प्रकाश में नहीं आई है। बारात को अपने गंतव्य तक सकुशल पहुंचा दिया गया है। मौके पर शांति है। जब प्रकरण की जाँच की गई तो प्रथम दृष्टया यह बात सामने आई कि जो एक व्यक्ति द्वारा बारात में ही एक व्यक्ति द्वारा मोबाइल से डीजे पर जातिगत उत्तेजना उजागर करने के उद्देश्य से एक गाना बजा दिया गया था और इसीलिए जो स्थानीय लोग जो वहाँ पर मौजूद थे उनका इस बात का विरोध किया गया। परंतु वहाँ पर जैसे ही यह सूचना प्राप्त हुई वहाँ पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुँची, सभी को समझा बुझाकर बारात को अपने गंतव्य तक सकुशल पहुँचा दिया गया। इस प्रकरण में यह अवगत कराना है कि जिसने भी इस प्रकार के शांति व्यवस्था भंग करने के उद्देश्य से या सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से ये जो कृत्य किया गया है उसको चिन्हित किया जाएगा और उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति। चंदौली में देर रात शादी की खुशियां मातम में बदलने से बाल बाल बची। दूल्हे की लग्जरी कार अनियंत्रित होकर पोखरे में पलटी है। तेज रफ्तार और चालक के नशे में होने का कारण हादसा बताया जा रहा। वजह दूल्हे समेत 6 लोग कार में सवार थे और दूल्हा तैर कर निकला सुरक्षित। अन्य को स्थानीय लोगों ने बचाया है और साथ ही मोबाइल एवं गहने पानी में डूबे हैं। मौके पर मची अफरा तफरी और साथ ही चकिया के बैरी गाँव में बबुरी आदर्श लॉन जा रहा था दूल्हा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। ग्रामीणों की मदद से सभी को निकलवाया गया बाहर। मेरा नाम है राम नरेश प्रजापति। कहाँ के रहने वाले हैं? राम बैरी, पोस्ट रामपुर कला, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश। आपके साथ कैसी घटना घटी है? हमारे साथ घटना तो हम तो दूसरे गाड़ी में थे, लेकिन वो दूल्हा की गाड़ी लेकर के वो दारू पी करके चला रहा था और झटके में गया, सीधे पोखरा में गिरा दिया गाड़ी को। और उसमें जो है लड़की का अंगूठी, चैन और मोबाइल 70-75 हज़ार का था, वो अपना सब उसी में छूट गया। बाकी सामान आदमी निकाल लिया। यही है, क्या किया जाएगा। क्या क्या सामान मतलब खोया है? सामान मतलब कि एक सिकड़ी और एक अंगूठी, एक मोबाइल। मोबाइल कौन सी थी? मोबाइल अब हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो 70-75 हज़ार का मोबाइल। सैमसंग S4, सैमसंग S4 और 80-85 हज़ार सैमसंग S4। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो सामान हमारा गया है वो हमारा सामान मिल जाए, बस यही चाहते हैं। और किसी को कोई मतलब कि हमको कोई न दुश्मनी है न कुछ है। थाने से कोई प्रशासन भी आई थी? हाँ, प्रशासन भी आई। क्या कार्रवाई की? वो प्रशासन आई, वो खड़ा था, तब तक हम लोग निकल लिए, बैठ करके निकल लिए। सर, अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम चंद्रभान कुमार प्रजापति है। मैं बैरी का निवासी हूँ। अब कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? हम आए थे बैरी से बारात लेके बबुरी। आपके साथ कैसी घटना घटी है? घटना ये है कि इस जो हमारे दूल्हे की गाड़ी थी उसका ड्राइवर ड्रिंक किया हुआ था और काफ़ी फास्ट राइड चला था। हमने उसको मना किया कि स्लो करो, लेकिन स्लो उसने नहीं किया और उससे गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई और तालाब में लेके पड़ गया गाड़ी। उस कार में कितने लोग बैठे थे? गाड़ी में आते हैं 5-6 लोग बैठे थे हमारे। और किसी को चोट आई? और नहीं, चोट तो किसी की नहीं। उसमें हमारा एक 4 साल का लड़का था, एक 2 साल का लड़का था।
दूल्हे थे, वो तो शिक्षक समाज थे। अब क्या चाहते हैं? इस पर कार्रवाई होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसमें हमारा नुकसान हो गया है, हमारा सोने का भाई का चैन चला गया है और मेरी सीता का सोने की रिंग चली गई है। उसका खर्चा कौन देगा? हरियाणा कौन देगा? मोबाइल चला गया है, 1-1 लाख रुपए का मोबाइल चला गया है, हरियाणा कौन देगा उसका? हमारी तो बोलेगा कि हमारा भाड़ा दे दिया, भाड़ा दे के हम वो भी देखें। नुकसान तो हमारा भी हुआ है ना, कि मालिक का हुआ है। जिम्मेदार कौन, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ड्राइवर लेगा कि मालिक लेगा? हमको मेरा सामान चाहिए, सब पर कीमत चाहिए, अंगूठी का भी चाहिए, चैन का भी दिया, 2 मोबाइल क्या गया है। उत्तराखंड किसान मोर्चा ने किसानों की समस्याओं को लेकर बिजली विभाग का घेराव और प्रदर्शन किया। दरअसल किसानों ने विभाग की बदसलूकी और बिना किसी पूर्व सूचना के कनेक्शन काटे जाने सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अपना विरोध जताया है। किसानों ने एसडीओ विद्युत उपखंड कार्यालय का घेराव किया। किसानों का कहना था कि बिजली विभाग के अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे हैं और जिनके बिजली बिल बकाए हैं उनके साथ बदसलूकी करते हैं। किसानों ने ये मांग की है कि अब जब तक गन्ने का भुगतान नहीं किया जाता है तब तक किसानों को बकाया भुगतान के लिए परेशान न किया जाए। वहीं एसडीओ जगजीतपुर रूपेश शर्मा ने कहा है कि किसानों की मांग पर जो भी निर्णय लेना है वह उनके विभाग के उच्च अधिकारियों और साथ ही शासन स्तर पर लिया जाना है। और साथ ही रूपेश कुमार ने बताया कि उनकी मांग है शासन स्तर पर और शासन से ही उस पर कोई निर्णय हो सकता है। पीएससी को लेकर छापेमारी की गई थी। आपको ज्ञात होगा कि समाचार पत्रों के माध्यम से जो किसानों ने वहाँ पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, सुबह 5 बजे विजिलेंस और सी घरों के अंदर कूदने का काम किया। जबकि आपको मालूम होगा कि परीक्षा चल रही है बोर्ड की, तो तमाम बच्चे बच्चियां नहाने धोने का काम, पहुंचने का काम करते हैं परीक्षा में। लेकिन और दूसरी तरफ रमजान चल रहे हैं कि उस टाइम भी लोग बाग सुबह नहा धोकर अपना रोज़ा सहरी का खाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार इस तरह की जो पुलिस विभाग इसकी बिजली विभाग की जो कार्रवाई है वो आपत्तिजनक है। जिस प्रकार इन्होंने बहन बेटियां अंदर घर में काम कर रही थी, स्नान कर रही थी, उस टाइम पर सीढ़ी लगाकर जो कूदने का काम किया और फिर इन्होंने वहां पर ग्रामीणों पर मुकदमे दर्ज करने का काम किया। उसी के विरोध में यहाँ पर धरना प्रदर्शन का आयोजन, क्योंकि रमजान है, हमारे मुस्लिम साथी भी किसानों हमारे किसान आंदोलन में यहाँ पर तमाम किसान वर्ग, चाहे वो भारतीय किसान यूनियन हो, उत्तराखंड किसान मोर्चा हो, भाई अलग अलग दलों के लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं किसानों की समस्याओं को लेकर। तो हमारी मांग ये है कि जब तक किसानों का बकाया गन्ने का भुगतान नहीं होता तब तक जो है किसानों के इस तरह की छापेमारी बंद होनी चाहिए। पहले ऊर्जा प्रदेश है तो हम चाहते हैं जब पंजाब में हरियाणा में ऊर्जा की बिजली फ्री है तो यहाँ भी किसानों के लिए बिजली मुफ्त करने का काम करें। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जिसके घर में छापा मारा गया उस पर 350 रुपये का बकाया था, 350 रुपये का बकाया था। लेकिन यहाँ की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य जिनके होटल का बकाया आप लोगों ने देखा होगा, जो उत्तराखंड की विभागीय सूची है बकायेदारों की, उसमें टॉप 10 में उनका नाम है और 3 लाख के लगभग उनके पास। हमारे पे 16 जट बहादुरपुर गाँव में 1666 कनेक्शन है टोटल उस गांव में जो है, उसमें से 1000 बकायेदार हैं जी। और उन 1000 बकायेदारों पे लगभग 4 करोड़ रुपये बकाया है केवल जट बहादुरपुर में। और एकड़ गांव में और सराय गांव में 1378 कंज्यूमर पे से 392 लाख बकाया है। ठीक है जी। अब अभी इन जो है जट बहादुरपुर में जो कार्रवाई की गई है उसमें से भी जिन्होंने जब से कनेक्शन लिए तब से अब तक जमा लिए 25,000 से ऊपर 320 कनेक्शन है और उसमें जो है 2.5 करोड़ रुपए उनको बकाया। तो ये थोड़ी सी सख्ताई जो विभाग की तरफ से की गई है, तो अब उसमें ये जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उस संबंध में। पर धरने प्रदर्शन का जो इन्होंने मुझे नोटिस दिया था उसमें इनकी 5 डिमांड है, तो 5 डिमांड शासन स्तर से होनी है, इस उपखंड कार्य से नहीं होनी है। उसी दिन मैंने इनका पत्र अग्रसर करके इनको भी इन्फॉर्म कर दिया था कि जो है ये धरना देना यहाँ अनुचित है क्योंकि ये डिमांड यहाँ से पूरी नहीं होनी है। और लेटर दिया 21 तारीख को, धरना दे रहे 24 तारीख को। अगर वो शासन में भी बात जाएगी तो 2 दिन में बात जा नहीं सकती। तो ये धरना मेरे हिसाब से तो असंवैधानिक का अनुचित है। तो मेरा ये वर्जन है, मेरा ये बकायेदार है, मैं तो उनकी बात कर सकता हूँ। आपको वो कहाँ है कहाँ नहीं वो मैं कह नहीं सकता। ये 340 रुपये 2 महीने का बिल है। 2 महीने का बिल जब 340 रुपये आ रहा तो 170 रुपये हो गया 1 महीने का।
तो उसके यहाँ पे जो केबल लगी हुई थी विजिलेंस चेकिंग कर रही थी, तो उनको शक हुआ भाई इसमें चोरी हो सकती है। तो उसको चेक करने के लिए उसके घर में वो दरवाजे खटखटाए हुए, हमें एंटर जाकर चेक करनी है। उसमें हमारी एक महिला जी हुई है और उस समय के यही नहीं थे। तो उन्होंने ताला बंद करके वो भाग गए। जब वो ताला बंद करके भाग गए तो वो जो है उन्होंने कनेक्शन उनको कटवा दिया कि जब जोड़वाइए तो आगे चेक कर लेंगे। तो उसी बीच में वहाँ पे जो है इन्होंने जो है वो हाथापाई वगैरह शुरू हो गई। उसी के ये फिर परिणाम ये जो 5 मांगे की तरह फ्री की जाए, ये से कुछ नहीं होना है। देहरादून रोड पर काली मंदिर के पास उत्तराखंड पुलिस ने आईजी कार का एक्सीडेंट हो गया और साथ ही उनकी कार को विपरीत दिशा से आ रही एक कार ने जोरदार टक्कर मारी है। घटना में आईजी अनंत शंकर और वहां पर घायल होने के बाल बचे हैं। बताया जा रहा है कि टक्कर मारने वाला कार चालक अचानक नींद की झपकी से और साथ ही जिसकी वजह से हादसा हुआ है। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। उन्होंने दूसरे वाहन का इंतजाम कर आईजी को सुरक्षित देहरादून की ओर रवाना किया है। जानकारी के मुताबिक आईजी नगेंद्र नगर स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित पासिंग परेड के कार्यक्रम में शामिल होने के गए थे और साथ ही कार्यक्रम की समाप्ति के बाद वहां दर्शन करने के लिए मां कुंजापुरी मंदिर भी गए थे। वापसी में देहरादून रोड पर काली मंदिर के पास उनकी कार को देहरादून की ओर से आ रही कार ने जोरदार टक्कर मार दी थी। पुलिस ने आईजी की क्षतिग्रस्त कार को रानी पोखरा थाने में खड़ा कर दिया है और मामले में पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले ड्राइवर से पूछताछ करी और अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। खबर हरिद्वार से है, जहां आगामी हरिद्वार कुंभ 2027 की तैयारियों को लेकर अखाड़ा परिषद की महत्वपूर्ण बैठक हुई है और साथ ही मेला कंट्रोल भवन में मेला अधिकारी के साथ आयोजित बैठक होगी। सभी अखाड़ों के प्रमुखों को औपचारिक निमंत्रण भेजा जा चुका है और बैठक में कुंभ के अमृत स्नान, पेशवाई, धर्म ध्वज फहराने सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। ये बैठक कुंभ की भव्यता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अहम मानी जा रही है। इससे पूर्व अखाड़ा परिषद के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बैठक की है और साथ ही समस्त अखाड़ा परिषद की ओर से कुंभ की दिव्यता और भव्यता को लेकर कवायद शुरू की जा चुकी है। जिला प्रशासन भी कुंभ तैयारियों में तेजी से आगे चल रहा है। सितारगंज पिपलिया गुरुद्वारा में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया होली मेला का पर्व। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संगत उपस्थित रही और गुरुद्वारा परिसर में भजन कीर्तन और साथ ही अरदास एवं धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित बाबा छिंदा सिंह ने बताया कि होला मेला और साथ ही सिखों का एक प्रमुख त्योहार है, जिसकी शुरुआत 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी ने वर्ष 1701 में की थी। ये पर्व होली से पहले मनाया जाता है और विशेष रूप से आनंदपुर साहिब से बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ आयोजित होता है। उन्होंने बताया कि उस समय मुगल शासन के अत्याचार बढ़ रहे थे। ऐसे दौर में सिखों को केवल धार्मिक रूप से ही नहीं बल्कि शारीरिक और साथ ही शुद्ध कौशल में भी मजबूत बनाना आवश्यक था। इसी उद्देश्य से गुरु गोविंद सिंह जी ने पहले होली के उत्सव को वीरता के पर्व पे परिवर्तित किया है और इसकी परंपरा गुरु गोविंद सिंह के टाइम से चली है होली महल्ले की। उन्होंने कहा था हम खून की होली खेलेंगे, नकली होली नहीं। हमारे गोविंद सिंह के टाइम से जब मुगलों का राज आया है तो गुरु गोविंद सिंह जो इनके चोज न्यारे थे दुनिया से, उनके टाइम से ये मनाया जाता है। जो बड़ा होला मतलब अनंतपुर सामने ये घोड़ों की दौड़ ये जो क्या उन्होंने कहा था हम नकली होली नहीं खेलेंगे, हमारे सिंह जो है खून की होली खेलेंगे। तो सिख इसको होला मला मानते हैं, होली नहीं मानते। मेरा नाम है छिंदा सिंह, दल बाबा बिधि चंद। सितारगंज के आईटीआई कॉलेज में आज उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने उत्तराखंड राज्य के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं से सीधा संवाद किया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने विद्यार्थियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके समाधान का भरोसा दिलाया है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया है कि यह उनका चतुर्थ कौशल संवाद कार्यक्रम है। इससे पहले भी 3 बार छात्र छात्राओं से सीधा संवाद किया जा चुका है। आज के संवाद कार्यक्रम में छात्रों ने खेल सामग्री, ड्रेस आने जाने के लिए कन्वेंस सुविधा, हॉस्टल व्यवस्था और कैंटीन से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। विद्यार्थियों ने बताया कि पहले मिली सुविधाओं से उन्हें काफी लाभ हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं शेष है जिनका समाधान होना आवश्यक है। मंत्री ने आश्वासन किया है कि छात्रों की सभी जायज समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा ताकि आईटीआई में अध्ययनरत युवा बेहतर वातावरण में प्रशिक्षण प्राप्त कर सके और अपने कौशल को और मजबूत बना सके।
जी के प्रयासों से ये जो पहल की है उन्होंने, जन संवाद की या छात्र संवाद की, उससे वो सीधे हमारे जो ITI के छात्र हैं उनसे उनको संबोधित करते हैं और उनकी समस्याओं से फीडबैक लेते हैं, उनकी जानकारी लेते हैं। तो ये लगातार चौथा प्रयास है जिससे हम लोगों को एक्चुअल में हमारे ITI में बच्चों के साथ क्या दिक्कत है वो पता चलती है। तो ये बहुत सफल कार्यक्रम रहा। इसमें पिछले जो कार्यक्रमों की जो फीडबैक था उसके आधार पर माननीय मंत्री जी द्वारा जो निर्णय लिए गए थे उनको बच्चों ने भी सराहा, जैसे कि निःशुल्क उनको ड्रेस का वितरण है, DST योजना जो हमारे वहाँ चल रही है, हमारे ITI में स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ शुरू हुई है ये, और कैंटीन कई जगह बंद थी तो उसको दोबारा मंत्री जी के प्रयासों से शुरुआत हुआ है। तो सब इसी जो प्रोग्राम है, जो ये कार्यक्रम चल रहा है, इसी के फीडबैक के कारण हुआ है। तो इस चीज़ को बच्चों ने सराहा है और कुछ जो वर्तमान में अभी कुछ जो दिक्कतें हैं हमारी ITI में, जो कमियाँ हैं, वो फीडबैक आ जाई हैं। जैसे बहुत सी ITI हमारी बहुत दूरस्थ क्षेत्रों में है जहाँ बच्चों को कन्वीनियंस की, वहाँ परिवहन की जो दिक्कत होती है वो इशू आई है। कुछ स्थानों पे महिला हॉस्टल की भी कमी है जिससे हमारी छात्राओं को रहने की दिक्कतें आती हैं। तो ये इशू उठे हैं, तो जो हमारा प्रयास होगा एज ए डायरेक्टेड हम लोगों का, जो अधिकारियों कर्मचारियों का हम लोगों का रोल रहेगा कि इन दिक्कतों को हम दूर करें, इसके लिए प्रयास करें। बजट की आवश्यकता है, शासन से बजट मांग के इनको पूरा करें। ये चौथी बार मैंने संवाद किया पूरे उत्तराखंड के बच्चों के साथ, और एक लगातार कोशिश रही है बार की जो पॉलिसी मेकिंग होती है और फिर बच्चों के जो थॉट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं ITI में, उसको भी हम कहीं ना कहीं समावेश कर पाए हैं उनके थॉट्स को। और पिछले 3 बार में हमने बहुत पॉजिटिव चेंजेस बच्चों के जो सोच थी उसको हमने पॉलिसी में इंटीग्रेट किया है और उसका पॉजिटिव हमको रिस्पॉन्स भी मिला है। आज बच्चों में बहुत खुशी थी, चाहे वो ड्रेस को लेके हो, चाहे वो कैंटीन को लेके हो, चाहे वो स्पोर्ट्स डे के लेके हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो। बच्चों ने सराहा है सरकार के एफर्ट को। और आज हमको जो कुछ समस्याएं बताई हैं, स्पेशली गर्ल्स जो हमारी बच्चियां हैं, उन्होंने हॉस्टल की फैसिलिटी को लेके थोड़ा सा अपना एक जो सामने रखा है कि बच्चियों को पढ़ने में समस्या आ रही है, बहुत डिस्टेंस है पहाड़ों में। तो हमने उनको ये वादा किया है कि हम बहुत जल्द उन्होंने ITI में हॉस्टल की फैसिलिटी खड़ी करेंगे। उसी के साथ साथ कहीं कन्वेंस की, किसी ने ITI के इंस्ट्रक्टर्स की कमियों के बारे में बात आई है और हम उसको इस साल जो है ज़रूर सरकार जो है उस पर सीरियसली काम करेगी और बच्चों को सुधारने के लिए हम कटिबद्ध। सितारगंज के BRC स्कूल में श्री जगन्नाथ कर्मा देवी संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बीना साहू द्वारा स्कूली बच्चों को जूस वितरित किया गया। इस दौरान बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला है। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष बीना साहू ने बताया है कि उनकी संस्थान श्री जगन्नाथ कर्मा देवी के नाम से संचालित है, जो लगातार गरीब, जरूरतमंद और निर्धन बच्चों की सहायता के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा है कि आस्था और साथ ही संस्थान समय समय पर अलग अलग स्कूलों में जाकर बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मदद करती रही है और आगे भी इसी तरह सेवा कार्य जारी रखेगी। हमारी संस्थान का उद्देश्य है जरूरतमंद बच्चों तक सहायता पहुंचाना। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को जिस चीज की आवश्यकता है उसे उपलब्ध कराया जा सके। मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल प्रेम सिंह ने संस्थान और साथ ही बीना साहू का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के सामाजिक कार्य बच्चों के लिए प्रेरणादायक होते हैं और समाज के अन्य लोगों के लिए भी आगे आकर सहयोग करने के लिए प्रेरित इन्हें करते हैं। NGO बनाया भक्त शिरोमणि श्री जगन्नाथ स्वामी भक्त माँ शिरोमणि का माँ कर्मा देवी के नाम से। तो ये एक ट्रस्ट बनाया, मैं इस पर 6 महीने से काम कर रही हूँ। 6 महीने से जब मैंने काम किया तो मेरे को डाबर वालों ने मुझे अडैप्ट किया है और उन्होंने उनके माध्यम से मैं ड्यूटी पास की। और अब बड़ी बड़ी कंपनियां जो कोई हमें सपोर्ट करेगा तो बच्चों को, गरीब बच्चों के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, बच्चों के लिए बहुत कुछ आगे ले जाना चाहती हूँ कि ये भी हमारे देश का भविष्य है, कुछ ना कुछ बन जाए। और इनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगर कोई बड़ी कंपनी हमें सपोर्ट करती है तो हम इन बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं पढ़ाई की शिक्षा के उसमें, और इन बच्चों के लिए कोई भविष्य में कुछ बन जाए, मेरी यही आशा है और मेरा सेवा ही संकल्प सपना है। आप एक समाज सेवा हूँ, समाज सेविका हूँ। मैं प्रेमचंद प्रसाद राजकीय प्राथमिक विद्यालय सितागंज सेकेंड का प्रधानाध्यापक हूँ और हमारे विद्यालय में समाज सेवी बीना साहू श्री जगन्नाथ कर्मा देवी का प्रांतीय अध्यक्ष
ने मुझसे मैंने संपर्क किया, उन्होंने भी मेरे से संपर्क किया और विद्यालय में उन्होंने बच्चों को जूस के रूप में आयोजन कर बच्चों को सभी बच्चों को लगभग 1 लीटर में उन्होंने जूस सभी बच्चों को दिया है, जो कि हमारे विद्यालय के लिए और इन बच्चों के लिए, यानी हमारे इन विद्यालयों को बच्चों को जो कोई नहीं पूछता है, जो समाज से लोग कहते हैं कि सरकारी विद्यालय है, तो मुझे लग रहा है कि सरकारी विद्यालय को नहीं, समाज से भी सरकारी विद्यालय को ही अपना विद्यालय समझते हैं। और मैं बीना साहू जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि मेरे विद्यालय को चुना है और इन बच्चों द्वारा जो उनके सहृदय से बच्चों को जो उनको उत्साह प्रदान किए हैं सब, इससे मेरे को भी बड़ी खुशी है। और यही मैं चाहता हूँ कि उन्होंने अभी वादा भी किया है कि बच्चे यदि आपके मैं आऊँगा 31 मार्च को आऊँगी, आपका रिजल्ट देखूँगी और अलग से इनाम देने के लिए भी बोला है, जो कि बच्चों को बहुत प्रलोभन यानी उत्साहित किया है कि बच्चे बहुत बढ़ चढ़ के आगे कार्य कर सकें। बस इसी से धन्यवाद।